विद्यार्थीगण, आप लोगों के पढ़ाई के धीमी रफ्तार को, धीमी नहीं कहेंगे, अति बहुत कम, अति धीमी रफ्तार को देखते हुए मैं पढ़ाने का रफ्तार भी बहुत आप लोगों से भी स्लो कर दिया हूं। बड़ी दुख होता है कि एक सप्ताह में 35 बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। खैर, मेरा फर्ज है, मैं अपना फर्ज पूरा कर रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्मेवारी आपकी है। तो देखिए, मैट्रिक्स आज ख़त्म होगा, एक सप्ताह बाद वीडियो बना रहा हूं। तो मैं जैसे डिटर्मिनेंट आप पढ़े थे, तो डिटर्मिनेंट में क्रेमर की विधि से दिए गए रैखिक समीकरण को हल करना था। इसमें मैट्रिक्स में कह रहा है कि आव्यूह की विधि से इन रैखिक समीकरणों को हल कीजिए, अर्थात एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो ये अंतिम क्वेश्चन हुआ। 17 बना देंगे, 18, 19, 20, 21 जो भी उसमें है यही है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि क्रेमर की विधि से जब हम पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो भी अचर पद है इसको इधर ला देते हैं बाईं तरफ, तो यहाँ 0 कर देते हैं। लेकिन आव्यूह की विधि से जब बनाइएगा तो जो भी कांस्टेंट, जो भी अचर पद है उसको बराबर के दाहिने तरफ, अगर इधर है तो ठीक है, अगर बाईं तरफ भी है तो उसको दाईं तरफ चिन्ह बदल करके कर लीजिएगा। अब देखिए, मैट्रिक्स की विधि से दिए गए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है a⁻⁻1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स। अब आपको ये परेशानी है कि आप कहिएगा इसमें a, d और x तो दिया नहीं है, इसमें तो इक्वेशन दिया है, तो फिर कैसे हम इसको इस फॉर्मूला पर रखेंगे? तो देखिए, अगर a मालूम हो जाता है तो a इनवर्स आप निकालना सीख चुके हो उसी फॉर्मूला से। जैसे a इनवर्स पहले निकाले थे उसी तरह इसको भी निकालेंगे। तो देखिए, a क्या है, d क्या है, x क्या है, इसको हम बता रहे हैं। तो देख बाबू, a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट क्षैतिज रूप में यानी पंक्ति के रूप में लिखिएगा, स्तंभ नहीं, पंक्ति के रूप में। तो पहले क्वेश्चन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट यानी एक्स वाई जेड का गुणांक क्या है बताइए। तो पहले क्वेश्चन में एक्स का गुणांक कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं इसका मतलब 1 है। वहां कहीं लिखा गया एक्स, इसका मतलब 1x है, 1 छिपा जाता है, जिस तरह पावर भी छिपा जाता है इसका। तो देखिए, यहाँ कोफिशिएंट 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट भी 1 हुआ, इसका कोफिशिएंट भी 1 हो गया। पहला समीकरण हो गया। इसके बारे में अभी कुछ मत सोचिए, हम एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बताए, एक का मान वही होता है। अब देखिए, दूसरे समीकरण में x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, z का -3, और इक्वेशन थर्ड में x का कोफिशिएंट 3, y का कोफिशिएंट -2, z का कोफिशिएंट 1। ये हुआ आपका a का मान। a का मान निकल गया। अब d का मान, तो जो कांस्टेंट है, जो अचर पद है, वही d का मान होता है। तो अचर क्या है बाबू? 6 - 5, देखिए स्तंभ रूप में 2। तो a इनवर्स अब निकालेंगे, a का मान मालूम कर लिए, d का मान मालूम हो गया, x तो निकालना है। तो x का मान क्या लिखेंगे? तो x इज इक्वल टू, जिसका वैल्यू ज्ञात करना है, किसका वैल्यू ज्ञात करना है? x, y और z का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अब a, d, x कैसे निकलेगा किसी इक्वेशन में, हमको उम्मीद है कि आप सीख गए। अब देखिए, a मालूम है तो पहले तो a इनवर्स निकाल, इसीलिए लंबा हो जाता है क्योंकि a इनवर्स फॉर्मूला में a इनवर्स होता है।
तो देखिए अब ए इनवर्स निकालना आप बहुत पहले सीख चुके हो, फिर देखिए एक बार बता दे रहे हैं। तो ए इनवर्स निकालने के पहले आपको निकालना होता है डिटर्मिनेंट इसका। तो 1 1 1 2 1 -3 3 -2 1। अब डिटर्मिनेंट निकालना जानते हो, पहले 1 ले लेंगे। तो 1 लेंगे तो 1 वाला पंक्ति 1 वाला स्तंभ बंद हो गया, तो यही बच गया। गुना कीजिए 1 में 1 से 1 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फॉर्मूला वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा 6। उसके बाद पहला प्लस दूसरा माइनस, तो दूसरा माइनस लीजिएगा तो ये वाला स्तंभ और ये वाला पंक्ति बंद हो गया, तो बच गया 2 -3 3 और 1। तो इसे गुना कीजिएगा 2 में 1 से 2 माइनस, और ये गुना कीजिएगा तो 3 3 9 -9 होगा, लेकिन सूत्र वाला माइनस पहले से है, तो -9 और माइनस तो क्या हो जाएगा प्लस। उसके बाद प्लस माइनस तो फिर क्या लेंगे प्लस 1 लीजिएगा, तो 1 वाला स्तंभ 1 वाला पंक्ति बंद हो गया, यही ना बच गया। ऐसे गुना कीजिए 2 दूना 4 -4 -1 में 3 से, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो बोलिए 6 में से 1 घटाएंगे -5 होगा, -5 में 1 से गुना करेंगे -5, ये 9 और 2 जोड़ेंगे 11 हुआ, और 11 में -1 से गुना करेंगे -11, ये जोड़ेंगे दोनों माइनस से जोड़ करके माइनस का चिन्ह, तो 7 और 4 और 7 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 और 3 तो -7 हो जाएगा, -7 में तो -7 हो गया, जोड़ दीजिए 11 7 18 19 20 23 -23, डिटर्मिनेंट निकल गया। अब इसके बाद प्रथम पंक्ति के अवयवों का बारी बारी से सखंड लेने पर, तो प्रथम पंक्ति का प्रथम अवयव क्या है 1 का सखंड। तो हम बताए थे प्लस से शुरू करते, प्लस माइनस, तो प्लस से शुरू करेंगे। तो देखिए 1 का सखंड लेना है, तो ये वाला पंक्ति और ये वाला स्तंभ बंद कर देंगे, तो बच गया 1 -3 -2 1। गुना कर दीजिए 1 में 1 से 1 माइनस में प्लस, लेकिन सूत्र वाला -6, तो क्या हो गया -5 हो गया। उसके बाद दूसरा 1 है। अब बताइए ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अब 1 वाला स्तंभ 1 वाला पंक्ति तो छोड़ देंगे, तो बच गया 2 -3 3 और 1 इज इक्वल टू माइनस, गुना कीजिए 2 माइनस प्लस हो जाएगा 9 यानी -11। उसके बाद फिर 1, तो देखिए प्लस माइनस तो फिर प्लस ले लेंगे, ये वाला और ये वाला छोड़ देंगे, तो बच गया 2 1 3 -2। अब गुना कीजिए तो -4 -3 -7 हो गया। तो प्रथम पंक्ति हो गया। अब लिखेंगे द्वितीय पंक्ति के अवयवों का वह बारी बारी से सखंड लेने पर, तो द्वितीय पंक्ति में 2 है, 2 का सखंड, देख बाबू ये प्लस था तो फिर क्या लेंगे माइनस, अब 2 वाला पंक्ति 2 वाला स्तंभ छोड़ देंगे ये और ये, तो बच गया 1 1 -2 1 1 -2 1 माइनस, गुना करेंगे तो 1 माइनस प्लस 2, तो 3 प्लस होगा लेकिन ये माइनस है, तो -3। 1 मिनट देख ले दिखाई पड़ रहा है कि अब इसके बाद देखिए 2 के बाद 1, तो 1 का सखंड तो प्लस हो जाएगा, और 1 वाला स्तंभ 1 वाला पंक्ति छोड़ देंगे 1 1 3 1 1 1 3 1, गुना कीजिएगा तो 1 -3, तो क्या हो जाएगा -2 हो गया। अब अंतिम है -3, अगर नीचे बोर्ड पकड़ जाता है फिर भी आप अपने से लिख सकते हो
-3, तो ये माइनस के बाद प्लस तो फिर माइनस, और -3 वाला पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे, 1 1 3 -2, इसको और इसको छोड़ देंगे तो 1 1 3 -2, माइनस गुना कीजिए, -2 -3 तो -5, और ये माइनस 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 प्लस हो जाता है। तो देखिए प्रथम पंक्ति, द्वितीय पंक्ति हो गया, अब तृतीय पंक्ति। तो तृतीय पंक्ति इधर लिख दे रहे हैं, अब मिटा देते हैं, मिटा कर लिख रहे हैं। देखिए तृतीय पंक्ति के अवयवों का वहीं लिख लीजिएगा, बारी बारी से आप भी डिटो डिटो मत दे दीजिएगा। तो देखिए तृतीय पंक्ति में क्या है, 3 का शखंड, तो देखो यहाँ क्या है माइनस, तो क्या लेंगे आप प्लस, तो 3 वाला पंक्ति 3 वाला स्तंभ छोड़ देंगे, तो 1 1 1 -3 गुना कीजिएगा, -3 -1 तो -4 हो गया। इसके बाद 3 के बाद क्या है बाबू, -2, तो फिर माइनस ले लेंगे, और -2 वाला स्तंभ और पंक्ति छोड़ देंगे, 1 1 2 -3 1 1 2 -3, माइनस गुना करेंगे, -3 -2 तो -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब इसके बाद 1 का लेंगे, तो जगह नहीं है, 1 का लेंगे तो ये वाला बंद हो जाएगा, ये वाला बंद, तो बन जाएगा 1 1 2 1 1 1 और 2 1 1 1 2 1, तो क्या लिखेंगे, 1 का शखंड, तो फिर प्लस होगा 1 1 2 1, तो देखिए इसे गुना करेंगे, 1 -2 हो गया। अब क्या लिखते हो, आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो देखिए एडजॉइंट के लिए प्रथम पंक्ति के अवयवों को लेना होता है। प्रथम पंक्ति में है -5, चाचा नहीं -5 -11 शाम पर, -5 -11, फिर उसके बाद -7, और द्वितीय पंक्ति में देखिए -3 -2 5, तृतीय पंक्ति में देखिए -4 5 -1, तो इतना का परिवर्त ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ बना देंगे, -5 -11 -7 -3 -2 5 -4 5 -1, तो एडजॉइंट निकल गया। इसके बाद इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स के लिए फॉर्मूला आपको पता होगा, ए का इन्वर्स आव्यूह, ए का पावर -1, तो ए का इन्वर्स आव्यूह अर्थात ए का पावर -1 फॉर्मूला होता है 1 बाई एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम लोग निकाले थे, -23 आ गया था, एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ निकला हुआ है -5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1, इसको ऊपर भेजिए, -1 बाई
-5 -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1। तो ये निकल गया आपका a⁻⁻1 और फॉर्मूला में होता है a⁻⁻1 इंटू डी इज इक्वल टू एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो x इज इक्वल टू a⁻⁻1 इंटू डी। मान पुट कीजिए यहाँ, x का मान है x y z, a⁻⁻1 इसका मान है -1 बाई -5 नहीं, हाँ -3 -4 -11 -2 5 -7 5 -1 इंटू उसके बाद d। तो d का मान हम मिटा दिए हैं, यही ना d का मान था क्या, 6 -5 2। अब इसमें इससे गुना कीजिए और गुना करने के बाद जो आता है उससे उसमें -1/23 -1/23 से इस उसमें भाग कीजिए, आ जाएगा। तो देखिए गुणा भी आपको बताया जा चुका है, मैट्रिक्स का गुणा बहुत पहले। देख लो गुणा कर रहे हैं हम, पहले तो इसको लिखेंगे x y z -1/23। अब गुणा हम कर रहे हैं फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो एक कॉलम है ही। देखिए इसमें कई रो सकता है, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो पहला से इसमें, दूसरा से इसमें और तीसरा से इसमें गुणा कीजिए। तो -5 में 6 से, तो -30 -3 में -5 से, माइनस माइनस प्लस 5 3 15 -4, तो 4 दूना 8 यानी -8। तो अब फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब सेकेंड रो से इसमें, तो देखिए 1 2 3 1 2 3, तो इससे इसमें यानी -11×66 और फिर इसे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और प्लस 5 दूना 10 हो गया। अब इससे लास्ट वाले में 7 6 42 -42 -25 फिर -2। अब देखिए यहाँ x y z भाग कीजिए, पहले इसको जोड़िए -1/23। देख बाबू ये 30 8 38, -38 में 15 घटा लेंगे, 15 दूना 30 8 15 8 23 -23 हो गया। 10 10 20 -66 में से 20 घटा लेंगे -46, तीनों को जोड़ देंगे 5 2 7 2 9 4 2 6 -69। अब इससे भाग कीजिए तीनों, चूंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में सबसे भाग दिया था, जितने सदस्य हैं सब में भाग दिया जाता है। x y भाग दीजिए, तो इससे इसमें बोलिए -1/23 में गुणा कीजिएगा -23 से, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ही कट गया, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। उसी तरह -1/23 में गुणा कीजिएगा इससे -46 से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 23 दूना 46 2 हो जाएगा। उसी तरह इसमें कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, 23 3 69 हो गया। अब बोलिए x का मान 1, y का मान 2, z का मान 3, ये हुआ आपका आंसर। देखिए लंबा है लेकिन कठिन नहीं है, क्योंकि आप इन्वर्स, केवल इन्वर्स निकालने में लंबा हो रहा है,
और इन्वर्स आप बहुत पहले पढ़ चुके थे। तो इस तरह से इसमें जितना सवाल है 3 इक्वेशन वाला है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट को ए मान लेंगे, अचर को डी, और एक्स का मान एक्स वाई जेड जैसे बनाया है वैसे आपसे बन जाएगा। अब इसमें 2-4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना है, देख लीजिए। देख बाबू, कह रहा है 23 का ए 22 तक है, वह इक्वेशन एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला। 23 के ए में कह रहा है निम्नलिखित में कौन व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो देखिए, पहला है दूसरा है तीसरा है और चौथा है तो देखिए, व्युत्क्रमणीय और व्युत्क्रमणीय अवयव का परिभाषा आप पढ़ चुके हो जब हम शुरू किए थे उसी समय, यानी मैट्रिक्स से जब शुरू किए थे तो उसमें परिभाषा हम बताए थे। तो परिभाषा आप बहुत पहले पढ़ लिए हो। तो देखिए, अव्युत्क्रमणीय क्या होता है परिभाषा, वह वर्ग अवयव जिसके संगत अवयवों से बने सारणी का मान 0 के बराबर होता है उसको अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। और वह है वर्ग अवयव जिसके संगत अवयवों से बने सारणी का मान 0 के बराबर नहीं होता है उसको व्युत्क्रमणीय कहते हैं। अब वर्ग अवयव यानी पंक्ति स्तंभ बराबर होना चाहिए, तो वर्ग अवयव तो चारों है। अब देखिए, इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, तो इसको हल कीजिएगा तो 4×12 माइनस 6 गुना 12 0 आ जाएगा, तो कैंसिल। इसमें कलम की जा सकते हैं और जबानी बना रहा है। 9 चौका 36 अब माइनस क्या हो जाएगा, देखिए 9 चौका 36 माइनस 6 का 36 तभी माइनस 36 तो क्या हो जाएगा बाबू 72, 0 नहीं हुआ। इसको देखिए 9 चौका 36 और माइनस प्लस 36 तो 0 आ जाएगा। इसको देखिए 12 माइनस 12 0 आ गया। अर्थात ये और ये तीनों 0 आता है, ये 0 नहीं आता है, तो जो 0 नहीं आएगा वही अव्युत्क्रमणीय अवयव है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरा। अब देखिए इसका बी क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सकता है। तो हम बताए थे व्युत्क्रम उसी का प्राप्त किया जा सकता है जो व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात जिसका डिटर्मिनेंट निकालने पर 0 न आए। तो देखिए बी में पहला कह रहा है क्या है, देखिए 1 1 1 1 1 1। दूसरा कह रहा है 1 0 0 0 2 0 0 0 0। तीसरा कह रहा है 1 0 0 0 2 0 0 0 3। और चौथा कह रहा है 1 2 3 1 1 1। देखिए सोचने वाली बात है, हम बताए थे कि व्युत्क्रमणीय या अव्युत्क्रमणीय के लिए अवयव को वर्ग अवयव होना चाहिए। तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, इस पर तो विचार ही नहीं करना है। क्योंकि देखिए इसमें 3 पंक्ति और 2 स्तंभ है, तो वर्ग अवयव नहीं है, यह आयत अवयव है। इसमें 2 पंक्ति और 3 स्तंभ है,
तो ये भी वर्ग अवयव नहीं है, आयत अवयव है, तो ये दोनों तो छोड़ दीजिए, उस पर विचार ही नहीं करना है। अब इस पर ध्यान दीजिए, देखिए पहला, दूसरा और तीसरा स्तंभ में देखिए तो तीनों शून्य शून्य है, तो इसको जब आप हल कीजिएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। किसी अवयव में यदि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ तीनों सदस्य 0 होता है या दो वाला है तो दोनों 0 होता है, इसको हल कीजिएगा तो 0 इसका माना जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट जब 0 आ जाएगा तो ये अव्युत्क्रमणीय हो गया, जबकि हमको अव्युत्क्रमणीय का हम जानते हैं कि व्युत्क्रम अवयव प्राप्त नहीं होता है। अब ये बचा, देखिए ई विकर्ण अवयव है, इसमें कोई पंक्ति या स्तंभ नहीं है जिसका तीनों सदस्य शून्य हो, तो इसको आप हल कीजिएगा, हल करके देखिएगा तो वैसे भी देखिए ना 1 अगर लेते हैं तो ये वाला 1 और ये वाला क्या होगा, उसके बाद कोई लेने की आवश्यकता नहीं कि शून्य है, तो इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। कौन, 3 नंबर, चूंकि इसका मान 0 नहीं है तो इसका आंसर हो गया 3 नंबर। अगला सवाल, ये तो आप जानते हैं, देखिए कह रहा है सी नंबर में A इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है AIJ, डिफिनीशन में बताए थे, तो बोलिए कि सममित कब होगा, तो हम बताए थे कि सममित तब होगा जब AIJ इज इक्वल टू A, पंक्ति को स्तंभ स्तंभ AJ आए तो सममित हो जाएगा। और विषम सममित कब होगा, जब यहाँ माइनस कर देंगे, तो देखिए विकल्प में कौन है, AIJ इक्वल टू AJI, 3 नंबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 3 नंबर। उसके बाद डी में ठीक यही सवाल है, कह रहा है कौन विषम सममित अवयव हो जाएगा, तो विषम सममित कब होगा, जब AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI। अब देखिए इसमें AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI, AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI 2 नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, डी नंबर ना, नहीं तो ठीक, इसका ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा AIJ इज इक्वल टू माइनस AJI यानी 2 नंबर। देख बाबू, इस तरह से आपका मैट्रिक्स आज खत्म हो गया। अब देखिए कैलकुलस हम पढ़ाएंगे, अगर कैलकुलस नहीं पढ़ते हो, अब देखिए अभी क्लास कब खुलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर वीडियो से यूट्यूब से कैलकुलस नहीं पढ़ते हो तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मिलाकर टोटल 44 नंबर का आपका सिलेबस है। अब आप समझिए, ऑनलाइन ही पढ़ाई कीजिए, बस आज के लिए।